गुड आफ्टरनून एवरीवन। केमिस्ट्री क्लासेस बाय नवीन सर में आपका वेलकम है। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, उसकी डेरिवेशन और कुछ कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल्स करवाएं। तो मैं आपको बोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ, बोर्ड की तरफ कैमरा को जूम करता हूँ। लेट अस। तो सबसे पहले अगर हम लोग आज के टॉपिक को देखें तो आज का हमारा टॉपिक है हीट। तो ये हीट क्या होती है? जो हीट होती है इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये भी हमारे पास एनर्जी की एक फॉर्म होती है विच इज एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से बताऊं, तो लेट करिए मेरे पास ये सिस्टम है और ये जो मैंने बाउंड्री खींची है ये इसकी सराउंडिंग्स। तो यहां पर हमारे पास जो टेम्परेचर था सिस्टम का वो T1 था। सिस्टम ने बाहर से हमारे पास एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और उसका टेम्परेचर इंक्रीज होके हो गया T2। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर में राइज आया वो क्या राइज आया? डेल्टा T। तो ये जो डेल्टा T होगा ये किस वजह से आया? जिसने यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब की, और वो एनर्जी किस फॉर्म में इसने एब्जॉर्ब की? हीट की फॉर्म में। क्योंकि ये जो वाल्स थी इसकी एक ऐसी वाल थी, कंडक्टिंग वाल्स थी। एक दूसरा काम क्या हो सकता है कि लेट करो इसका शुरू में जो टेम्परेचर था वो T2 था। क्लियर? अब इसने क्या किया, यहां से एनर्जी रिलीज कर दी सराउंडिंग को। क्लियर? और इसका टेम्परेचर घटते T1 रह गया। तो अगेन जो डिफरेंस आया क्या आएगा? डेल्टा T। अब ये जो डेल्टा T था ये फिर किस फॉर्म में आएगा? हीट की फॉर्म में। क्योंकि जो यहां से एनर्जी रिलीज हो रही है वो किसकी फॉर्म में रिलीज हो रही है? हीट की फॉर्म में हो रही है, थ्रू द कंडक्टिंग वॉल्स ऑफ सिस्टम। तो अगर कोई हमसे पूछे कि हीट क्या है तो हम उसको बड़ा क्लियरली बता सकते हैं कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्लियर सबको? अब अगर हीट को रिप्रेजेंट करने की बात की जाए तो हम लोग हीट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्यू से। तो अगर आज के बाद केमिस्ट्री में कहीं भी स्मॉल क्यू लिखा हुआ मिलेगा आपको तो वो स्मॉल क्यू किसको शो कर रहा होगा? हीट को शो कर रहा होगा। अब इसमें दो काम हो सकते हैं कि अगर मान लीजिए पहला काम, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, और दूसरा हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम। अगर मान लीजिए सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया है तो फिर आप लोग पॉजिटिव साइन से शो करेंगे, और अगर रिलीज किया है तो कैसे साइन आएगा? नेगेटिव। सेम उसी तरह से जैसे वर्क के केस में होता था। अगर वर्क का हमने नेगेटिव लिख रखा था ये रिवर्सिबल में, ये रिवर्सिबल में, तो क्या था? वर्क डन बाय सिस्टम था। तो ये कौन सा केस होता था? याद करो, बाय सिस्टम। और अगर वर्क डन जो था हमारा वो पॉजिटिव था तो क्या होता था? ऑन सिस्टम। तो सेम चीज हम लोग फॉलो करेंगे हीट के केस में। तो हीट के केस में भी अगर पॉजिटिव साइन है तो हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम, नेगेटिव साइन है तो हीट इज रिलीज्ड बाय सिस्टम। क्लियर सबको? इसके बाद अगली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, तो जो ये हीट है या ये वर्क था ये दोनों स्टेट फंक्शन नहीं होते। तो दीज आर नॉट स्टेट फंक्शंस। तो इस पॉइंट का आपने ध्यान रखना है कि जो हीट और वर्क डन होता है दे आर नॉट स्टेट फंक्शंस। तो वो स्टेट फंक्शन नहीं होते। अब इसी के ऊपर बेस्ड जो मैंने वर्क और हीट बताया आपको, मेरा अगला टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो मैं अब आपको एक बार फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा, तो ध्यान से सुनने आपने। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट लॉ में हम बोलते हैं कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। भाई ना तो आप एनर्जी को बना सकते हो ना आप एनर्जी को तोड़ सकते हो, बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर। पर जो एनर्जी की एक फॉर्म होती है आप उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आप जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हो तो जो हमारा फैन होता है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है।
इसी तरह से जो आप लोग सेल यूज करते हो उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है। आपने देखा होगा कि कई टॉयज आते हैं हमारे पास जो बिजली से भी चलते हैं और सेल से भी चलते हैं, तो एक्चुअल में सेल के अंदर जो केमिकल एनर्जी थी दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पॉइंट नंबर 2, जो टोटल एनर्जी है यूनिवर्स की दैट ऑलवेज रिमेन सेम, यानी एनर्जी का ट्रांसफर तो हो सकता है सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम को, पर जो टोटल एनर्जी है यूनिवर्स की वो कभी चेंज नहीं होती। तो मैंने आपको 2 पॉइंट बताए, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। पॉइंट नंबर 2 मैंने बताया टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, दैट कैन बी एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। पॉइंट नंबर 3, इट इज इम्पॉसिबल टू मेक ए परपेचुअल मशीन, परपेचुअल जो अपने आप काम करे, तो वी कैन मेक ए मशीन दैट कैन यूज एनर्जी टू डू वर्क। तो यानी कि अगर कोई भी जो मशीन होगी उसको जो आप एनर्जी सप्लाई करोगे वो उस एनर्जी को वर्क में बदल सकती है, वो अपने आप वर्क नहीं कर सकती, वी हैव टू सप्लाई एनर्जी। तो यानी जो वर्क है वो भी एक तरह से एनर्जी की फॉर्म होती है। पॉइंट नंबर 4, देयर इज एन एग्जैक्ट इक्विवेलेंस बिटवीन द हीट सप्लाई एंड वर्क डन। तो जितनी आपने हीट सप्लाई की होगी उसी की रेशियो में आपको वर्क ऑब्टेन होगा। तो ये 4 पॉइंट्स आते हैं हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, बट इससे इंपॉर्टेंट है इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन। तो मैं अब आपको इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन करवाने जा रहा हूं, तो मैं फिर से आपको बोर्ड की तरफ लेके चलता हूं। लेट अस तो अगर आप ध्यान से देखें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इसको हम लोग इसकी डेरिवेशन कर रहे हैं, तो मैं इसको रब करता हूं एंड लेट अस स्टार्ट इट्स मैथमेटिकल डेरिवेशन। तो सपोज करिए कि हमारे पास एक सिस्टम है जिस सिस्टम की जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी है वो U1, लेट इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू U1। क्लियर? अब हमने क्या किया, अब हमने यहां पे 2 काम किए। एक तो हमने इसमें हीट को चेंज किया, मैं अभी ये नहीं बता रहा कि हमने हीट सप्लाई किया इसने रिलीज की, मैं उसको सिंपल क्यू से शो कर रहा हूं। लेट हीट चेंज ड्यूरिंग प्रोसेस, तो इस प्रोसेस के दौरान जो हीट चेंज हुआ क्यू था, तो मैंने इसके आगे कोई साइन नहीं लगाया प्लस माइनस। क्लियर? ऐसे ही लेट वर्क इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग प्रोसेस, तो प्रोसेस के दौरान जो वर्क इन्वॉल्व हुआ मैंने W, तो यहां पर भी मैं कोई साइन नहीं लगा रहा, ना प्लस ना माइनस। क्लियर सबको? अब मैं अगर यहां पे बोलूं फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो लेट करिए जो फाइनल इंटरनल एनर्जी थी वो चेंज होके होगी U2। तो अगर आप अब यहां ध्यान से देखें इनिशियल U1 थी, फाइनल U2, तो जो इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ वो क्या होगा, डेल्टा U। तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या आएगा, अगर मैं चलो थोड़ा डिटेल में चलता, तो जो फाइनल इंटरनल एनर्जी चेंज था U2 इज इक्वल टू U1 जो शुरू में थी। इंटरनल एनर्जी चेंज करने के लिए क्या किया, हीट चेंज Q, साथ में वर्क W, तो इसको अगर क्रॉस ले आऊं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा U। तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो ये हमारे पास जो डेरिवेशन आती है ये आती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर मैं आगे से आपसे पूछता हूं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, तो आप मुझे सिंपली बोलोगे कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, यानी कि अगर आप किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करना चाहते हो तो आप 2 तरह से कर सकते हो, या तो उसके हीट चेंज कर दो या वर्क कर लो वहां पे। क्लियर सबको? अब डिपेंडिंग ऑन, जैसे डिपेंडिंग ऑन कंडीशन में आपको एक करके दिखाता हूं, एक एग्जांपल। लेट अस सी एन एग्जांपल, एक एग्जांपल देखते हैं। मैं ऊपर लिखता हूं, ठीक है, यहां लिख लेता हूं, वरना फिर बोर्ड पिछली वीडियो में थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। तो अगर हम लोग लेट करें कि यहां लिखता हूं, लेट हीट इज सप्लाइड टू सिस्टम, यानी जो हीट है वो सिस्टम ने गेन की है, आपने सिस्टम को सप्लाई की है, एंड W इज वर्क डन बाय द सिस्टम,
और जो W है वो वर्क डन बाय द सिस्टम है, यानी सिस्टम ने W वर्क किया है यहाँ पे। क्लियर सबको? और ये जो वर्क डन है ये कौन सा है? एक्सपेंशन का होगा वर्क डन, क्योंकि बाय द सिस्टम है तो एक्सपेंशन का होगा। अब मैं अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करूं तो क्या रिजल्ट आएगा? देखो ध्यान से, डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस क्यू। प्लस क्यों आया? क्योंकि सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है। वर्क डन बाय द सिस्टम है तो कैसे साइन आएगा? नेगेटिव, तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा। अब मैं अगर इन दोनों को क्रॉस ले लूं इसको, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा इस केस में? Q इज इक्वल टू हो गया डेल्टा U प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा। तो अब इस तरह से यहाँ पे जवाब लिख सकते हो। तो जो आपका Q आएगा दैट इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा। क्लियर सबको? तो अब अगर मान लीजिए वर्क ऑफ कंप्रेशन होता तो चेंज हो जाएगा, वो तो डिपेंड्स ऑन सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब आप इधर आ जाओ बेटा ध्यान से। अगर मैं दोबारा से आपको फर्स्ट लॉ की तरफ लेके चले तो क्या आया था? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पे जो क्यू था वो स्टेट फंक्शन नहीं था, डब्ल्यू था वो भी स्टेट फंक्शन नहीं था, बट लेकिन डेल्टा यू कैसा था? एक स्टेट फंक्शन था। तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि डेल्टा यू इज ए स्टेट फंक्शन बट क्यू एंड डब्ल्यू आर नॉट स्टेट फंक्शन। क्लियर? एक और पॉइंट, सेकंड पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको मैं रख कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू आर। तो लेट करो अगर हमारे पास जो केस है वो आइडियल गैस का है, आइडियल गैस है, और साथ में आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। तो यानी कि अगर मैं इस केस में बात करूं, जो टेम्परेचर है वो तो चेंज हो ही नहीं रहा। तो जब टेम्परेचर ही नहीं चेंज हो रहा तो इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आ रहा। तो अगर कभी आइडियल गैस दे रखी हो और आइसोथर्मल एक्सपेंशन का केस हो, तो फिर उस केस के अंदर जो डेल्टा यू होगा वो कितना होगा? 0 होगा। तो इस केस में हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, यानी जो कुछ भी आपने हीट सप्लाई की है वो सारी की सारी वर्क डन में चली गई है। और कैसा साइन है? नेगेटिव, तो वर्क डन बाय सिस्टम, तो यानी यहाँ वर्क ऑफ एक्सपेंशन होगा। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर आइडियल गैस का केस है और आइसोथर्मल एक्सपेंशन का केस है तो फिर वहां इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होता। तो ये मैंने जो आपको डेरिवेशन करवाई, ये कौन से लॉ की करवाई है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो मैं अब चाहूंगा कि हम इसके एक दो न्यूमेरिकल ट्राई करें। लेट अस सी, फिर आगे चलते हैं। लेट अस सी, यहाँ पर हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल में क्या कहता है देखते हैं। इसका कहना है कि कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज, यानी सीधी भाषा में पूछा जाए तो हमसे इंटरनल एनर्जी चेंज के बारे में पूछा है। इंटरनल एनर्जी चेंज, तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क। क्लियर सबको? इसके बाद कहता है कि ए सिस्टम, इफ ए सिस्टम एब्जॉर्ब 15 किलो जूल ऑफ हीट, यानी कि उस सिस्टम ने जो हीट एब्जॉर्ब किया है वो 15 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब किया। तो मैं लिख देता हूं हीट एब्जॉर्ब्ड। तो कितनी हीट एब्जॉर्ब की है? 15 किलो जूल। क्लियर सबको? एंड डज 5 किलो जूल ऑफ वर्क, तो वर्क डन बाय सिस्टम। तो सिस्टम ने जो वर्क किया कितना किया? 5 किलो जूल किया। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना है यहाँ पे एक बार। तो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलती है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, मैंने अभी बताया था। अब आप ऊपर चलिए ध्यान से यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं जो हीट एब्जॉर्ब्ड है वो कितनी है? 15 किलो जूल। तो एब्जॉर्ब किया ना सिस्टम ने, तो कैसे साइन आएगा? प्लस, तो 15 किलो जूल होगी। एंड वर्क डन बाय सिस्टम कितना है? तो माइनस साइन है। तो नेट रिजल्ट कितना आएगा हमारे पास? 10 किलो जूल। तो ये आपका डेल्टा यू इज इक्वल टू आ गया 10 किलो जूल। क्लियर सबको? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब इसी का बी पार्ट देखिएगा ध्यान से क्या कहते हैं। मैं एक बार फॉर्मूला लिख लेता हूं दोबारा से, फिर आगे चलता हूं। ये होगा। तो अगर अब आप इधर देखें ध्यान से, 5 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन सिस्टम। तो सिस्टम के ऊपर जो काम किया गया है 5 किलो जूल है, तो प्लस 5 किलो जूल आ गया। क्लियर? एंड 15 किलो जूल ऑफ हीट इज गिवन आउट। तो गिवन आउट है तो नेगेटिव साइन आएगा 15 किलो जूल। तो अगर मैं दोनों को मिला के लिखूं तो क्या आंसर आ रहा है मेरा? माइनस का 10 किलो जूल। तो यानी यहाँ पे जो नेट आपका इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ है वो माइनस 10 किलो जूल हुआ है। तो इसका मतलब समझना
इसका मतलब ये जो सिस्टम होगा ये पहले गर्म होगा अब ठंडा हो गया होगा, तो किसी ना किसी फॉर्म में तो अपीयर होगा ना, तो टेम्परेचर की फॉर्म में अपीयर होता है आपको। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। अब मैं एक दो क्वेश्चन और छोटा छोटा कर रहा हूँ, बाकी इसके लिए मैं ना सेपरेट वीडियो बनाऊंगा न्यूमेरिकल्स की, तो वहां पे आपको काफी क्लियर होगा। तो लेट अस ये क्या कहते हैं कि एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, यानी कि अपने इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम बताना है तो डेल्टा यू बताना है, इसमें चेंज बताना है। इसके बाद ये कहते हैं कि नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग्स। पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, Q प्लस W। तो सिस्टम ने सराउंडिंग से कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं की है, तो इसका मतलब Q की वैल्यू क्या होगी 0, बट W इज वर्क डन ऑन सिस्टम, तो वर्क डन ऑन सिस्टम है तो कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव। तो डेल्टा U इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, अगर मैं आपसे पूछूं तो प्लस W के इक्वल आ जाए। तो कौन सा वर्क होगा ये, क्योंकि कोई हीट चेंज नहीं हो रहा, तो एडियाबैटिक। क्लियर सबको यहाँ पे। तो यानी कि आपने बेटे ये ध्यान रखना है कि आप जो एक सिस्टम के अंदर कैसे उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हो। तो तुम्हारे सिलेबस में दो ही काम है, या तो आप हीट चेंज कर दो या फिर आप वर्क। क्लियर, तो इन दो तरह से कर सकते हो। तो आई होप अब आप लोग इसको बेटर समझ रहे होगे। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलता हूं आपके, देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा क्या। तो अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक देखूं आपके बुक के अंदर, तो हमें नेक्स्ट टॉपिक दिया गया बेटा एंथैल्पी। तो अब आपने थोड़ा सा ध्यान लगाना है, गौर से सुनना है, काफी अच्छा टॉपिक है। अगर मैं एंथैल्पी की बात करूं तो एंथैल्पी को हम लोग केमिस्ट्री में शो करते हैं H से। अब आपने ये देखना है कि एंथैल्पी वर्ड आया कहां से, इसका मतलब क्या है। तो अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मैंने आज आपको हीट के बारे में पढ़ाया था। तो मैंने कहा था कि अगर आप एक सिस्टम के अंदर चेंज इंड्यूस करना चाह रहे हो तो उसका एक तरीका है हीट। क्लियर, तो हीट को हम लोग Q से शो करते थे। तो सपोज दैट मेरे पास एक सिस्टम है और मैं उसके अंदर हीट चेंज करना चाह रहा हूं, बट मैंने कंडीशन लगा दी कि पहले केस में मैं क्या कर रहा हूं कि वो जो सिस्टम में मेरे पास गैस है या वो जो सिस्टम है मैं उसकी वॉल्यूम चेंज होने नहीं दूंगा, और दूसरे केस में मैंने क्या कहा कि मैं उसका प्रेशर चेंज होने नहीं दूंगा। तो यानी मेरे पास जो हीट है ये दो कंडीशन में मैं कर रहा हूं। सबसे पहले एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो पहला केस जो मेरे पास आया मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, और दूसरा एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। तो जब मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहा हूं तो इसको Q भी बोला जाता है, और जो मैं कांस्टेंट प्रेशर पे बोल रहा हूं तो इसको Q भी बोला जाता है। तो मतलब आप अपने माइंड में सेट रखना है कि मैं एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रहा हूं बाय सप्लाइंग हीट, पहला एट कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरा एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर, तो लेट अस सी पहले केस में क्या होगा, इधर देखो ध्यान से। वी नो, हमें पता है, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस W। बोला था कि जो डेल्टा यू होता है वो किसके इक्वल होता है, Q प्लस W के इक्वल होता है। क्लियर सबको। अब आप मेरी बात सुनो, यहां पर जो वर्क होगा एक पॉइंट का ध्यान रखना, क्योंकि गैसेज है, कौन सा वर्क है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। क्लियर सबको। या फिर अगर आप इसकी वैल्यू पुट करना चाहें, वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा। तो जब यहां पर प्रेशर वॉल्यूम वर्क है हमारे पास और मैंने वॉल्यूम को चेंज होने ही नहीं दिया, तो ये जो डेल्टा V होगा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर डेल्टा V 0 हुआ तो पूरी टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल। तो डेल्टा U इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, Q के इक्वल। तो यानी कि इसका मतलब क्या, इसका मतलब हुआ कि अगर आप गैसेस के केस में वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के हीट सप्लाई करते हो तो सारी की सारी हीट किसमें खर्च होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। क्लियर। तो यानी कि इस केस में हमें क्या पता लगा, जो हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम था दैट इज ऑलवेज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज। बट लेट अस सी सेकंड केस देखते हैं एक बार। अगर मैं सेकंड केस देखूं, ये हो गया हमारे पास। क्लियर। अब अगर मान लीजिए ये तो आपके पास लार्ज चेंज, स्मॉल चेंज के लिए आप इसको डेल्टा V की जगह dV भी लिख सकते हो, तो जब जरूरत पड़ेगी तो वहां लिखेंगे, अभी ऐसी कोई जरूरत है। तो मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इधर सुनना ध्यान से। ये पहले वाले केस में तो मेरा काम चल गया था। अब यहाँ पे जो हमने थोड़ी सी गलती की है वो गलती नोट करो क्या की, कि यहाँ पे हमने वर्क की जगह क्या लिखा है, जो वर्क डन है वो लिखा है प्लस P एक्सटर्नल डेल्टा। अब लेट करो ये जो वर्क डन था ये कौन सा वर्क डन था,
एक्सपेंशन का। कौन सा वर्क था ये? वर्क ऑफ एक्सपेंशन। तो फिर हमारा साइन क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ कैसे साइन आएगा? नेगेटिव। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि कौन सा वर्क है यहाँ पे। तो पिछले वाले में तो हमारा काम चल गया था कि पी एक्सटर्नल डेल्टा वी लिखा, क्योंकि डेल्टा वी 0 थी तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट इस केस में पड़ जाता। तो मैं Q इज इक्वल टू क्या लिखूंगा यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ, ये मेरा रिजल्ट है। बट एक चीज का ध्यान रखना है आपने, यहाँ पे कौन सा वर्क है? एक्सपेंशन का। जनरल नहीं बन रही है इक्वेशन, एक्सपेंशन के लिए बन रही है। अब आप मुझे बताओ Q इज इक्वल टू डेल्टा U की जगह क्या लिख सकता हूँ? U2 माइनस U1। और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ अगर मैं P को कॉमन ले लूं तो? V2 माइनस V1। क्लियर? अब मैं अगर और आगे चलूं, प्रेशर को कांस्टेंट रखो, U2 प्लस PV2 और माइनस U1 प्लस PV1, ये कर सकता हूं मैं यहाँ पे। अब बेटा जी एक बात का ध्यान रखना, जो U इंटरनल एनर्जी चेंज है वो स्टेट फंक्शन है, प्रेशर जो है वो भी स्टेट फंक्शन है, वॉल्यूम जो है वो भी स्टेट फंक्शन है। तो जब ये तीनों ही स्टेट फंक्शन है तो इनका रिजल्टेंट भी क्या आएगा? स्टेट फंक्शन। तो इनके रिजल्ट के तौर पर हमने एक नई टर्म मान ली है जिसको हम एंथैल्पी बोलते हैं और H से शो करते हैं। तो ये हमने H किया, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? H2 और इसकी जगह क्या हो जाएगा? H1। और अगर दोनों का रिजल्ट देखूं, क्योंकि फिर शायद आपको बोर्ड दिखाई ना दे तो इसलिए मैं ऊपर जा रहा हूं। तो अगर मैं दोनों का रिजल्ट देखूं तो रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास? QP इज इक्वल टू डेल्टा H। क्लियर सबको? इसमें से माइनस करो, और ये अगर मैं वैल्यू यहां पे उठा के पुट कर दूं, ये वैल्यू आ गई मेरी डेल्टा H के इक्वल, तो ये उठा के मैं यहां पुट कर रहा हूं। तो अगर मैं यहां इसको पुट करूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? देखिए यहां से, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P एक्सटर्नल डेल्टा। तो ये आपका रिजल्ट है। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब है कि अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई कर रहे हो तो आपने हीट सप्लाई कर दी, गैस तो एक्सपेंड होगी, गैस एक्सपेंड होगी या तो प्रेशर बढ़ेगा या फिर वॉल्यूम बढ़ेगी। तो इस केस में आप प्रेशर को तो बढ़ने ही नहीं दे रहे, तो कौन बढ़ेगी? वॉल्यूम बढ़ेगी, ये वाली वैल्यू। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पे दो चीजें होंगी, प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी होगा और साथ में इंटरनल एनर्जी चेंज भी होगा। तो यानी कि अगर आप लोग कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करते हो तो वो दो काम करेगी। पहला काम क्या करेगी? वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी, और दूसरा काम क्या करेगी? प्रेशर वॉल्यूम वर्क करेगी। बट लेकिन अगर आप हीट सप्लाई करते हो किस पे? सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, तो फिर वो एक ही काम करेगी, और वो एक काम क्या होगा? वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी। क्लियर? तो मैं अगर इसको सम अप करना चाहूं और आपसे एक बार डिस्कस करना, ठीक है? तो मेरी तरफ है। तो बेटे हमने क्या किया, मैंने आपको बताया जो हीट होती है वो भी एक तरह से एनर्जी की फॉर्म। तो आपने हीट दो तरह सप्लाई करनी है, पहली बार कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, दूसरी बार कांस्टेंट प्रेशर पे। तो अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के हीट सप्लाई कर रहे हो तो दैट विल इंक्रीज ओनली इंटरनल एनर्जी। क्लियर? और अगर आप लोग कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हो तो वो दो काम करेगी, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ाएगी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी करेगी। तो यहां से मैं अगर रिजल्ट लिखना चाहूं तो दो रिजल्ट लिख सकता हूं, बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा एक बार। ये लिख सकता हूं, एक तो QV इज इक्वल टू डेल्टा U एंड QP। अच्छा, QP के ब्रैकेट में क्या लिख दूं? डेल्टा H। तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज कर रही है और प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी इसने किया है। तो यहां पर मेरे पास ये दो रिजल्ट आ सकते हैं। क्लियर सबको? अब बेटा जी अगला जो टॉपिक आता है वो आता है रिलेशन बिटवीन QP एंड QV। तो बड़ा आसान है, इस इक्वेशन को उठाइए, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P एक्सटर्नल डेल्टा। क्लियर सबको? तो डेल्टा H की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? QV लिख सकता हूं। यहां से मेरा क्या कांस्टेंट आ जाएगा? P, V2 माइनस V1। क्लियर सबको? और आगे चलते हैं, PV2 माइनस PV1। अब आप मुझे बताओ आइडियल गैस में क्या था? PV इज इक्वल टू nRT। फिर बता रहा हूं, हमारे सिलेबस में गैसेस के केस है। तो यहां पे अगर मैं लिखूंगा P1 V1 या PV1 लिख दो, एक ही बात पड़ेगी। तो क्या आएगा बताओ मुझे? N1RT। और PV2 किसके इक्वल आएगा?
इन दोनों को उठा के यहाँ पुट कर दीजिए अब आप लोग, तो लेट अस सी क्या रिजल्ट आ रहा है। इसको क्रॉस ले लो, QP माइनस QV, और मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, N2RT लिख सकता हूं, माइनस N1RT लिख सकता हूं। अगर मैं अब इसको कॉमन ले लूं तो क्या आएगा बताओ मुझे, N2 माइनस N1 और बाहर RT। तो मेरा जो लास्ट रिजल्ट आएगा आप देख पा रहे हो, तो लेट अस सी मेरा लास्ट रिजल्ट क्या आता है। तो मैं लास्ट रिजल्ट बेटे अभी तो शायद है, दिख जाए आपको बोर्ड, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ QP माइनस QV इज इक्वल टू डेल्टा NGRT। तो लेट अस सी देखते हैं, या फिर अगर आप लिखना चाहो इसको दूसरी टर्म में, QP की जगह क्या हो सकता है, डेल्टा H माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू प्लस का डेल्टा NGRT। तो यानी कि सीधी सी बात यह है बेटे कि जब एक रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा, तो जो प्रोडक्ट में गैसियस मोल्स होंगे और रिएक्टेंट में जो गैसियस मोल्स होंगे, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट जो करेंगे वो किसके इक्वल आएगा, डेल्टा Ng के इक्वल। क्लियर। और R कौन होगा, गैस कांस्टेंट, और T कौन होगा, टेम्परेचर। तो यानी कि ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क को दिखाने का एक दूसरा तरीका है। तो आप इस तरह से इसको शो कर सकते हो। तो मैंने अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि जब आप एंथैल्पी चेंज करोगे तो वो दो काम करेगा, एक तो इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा और एक वर्क करेगा, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क को दिखाने का दूसरा तरीका कैसे है केमिस्ट्री में, कि जितना नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस आ गया रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के, वो इनटू गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। क्लियर सबको। बाकी जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और बेटर एक्सप्लेनेशन देंगे आपको इसकी। तो अब अगर मान लीजिए सपोज दैट यहां से तो मैंने ड्राइव कर दिया सा, यहां से मेरा रिजल्ट आ गया, तो अगर मैं यहां से रिजल्ट की बात पूछूं तो मेरे हर बच्चे को आएगा QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल्टा NGRT। तो अगर मान लीजिए आगे से हमसे कोई पूछता है कि किन कंडीशंस के अंदर QP और QV इक्वल हो सकता है, तो वो मैं आपको बताता हूं। कंडीशन नंबर 1, या इसकी जगह मैं क्या लिख सकता था, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा। तो कंडीशन नंबर 1 तो आपको साफ दिख रही है कि अगर मान लीजिए हमारा जो वेसल है उसकी वॉल्यूम में चेंज ना होने दूं, यानी जो डेल्टा V है वो क्या रहे, 0, तो हमारा डेल्टा H और डेल्टा U क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर सबको। कंडीशन नंबर 2, अगर मान लीजिए जो आपका रिएक्शन हो रही है उसमें आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के तौर पे सिर्फ सॉलिड्स या लिक्विड्स प्रेजेंट है, गैसेस है ही नहीं, तो भी वहां पे कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। क्लियर। क्योंकि लिक्विड और सॉलिड का तो वॉल्यूम चेंज नेग्लिजिबल होता है, तो उस केस में दोनों इक्वल हो सकते हैं। या फिर तीसरा केस, अब ध्यान से देखिए, यहां पे अगर मैं आपसे डेल्टा Ng पूछूं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो आपके पास क्या आएगा, प्रोडक्ट के कितने मोल्स है 2 और रिएक्टेंट के भी कितने मोल्स है 2, तो 2 माइनस 2 कितना आ गया 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो भी आपका डेल्टा H और डेल्टा U इक्वल हो सकता है। तो आपके पास 3 तरीके हैं जिन 3 तरीकों में इक्वल हो सकता है। तरीका नंबर 1, वॉल्यूम चेंज ना हो। तरीका नंबर 2, जो आपकी रिएक्शन है उसमें सिर्फ कौन इन्वॉल्व हो, सॉलिड्स और लिक्विड। और तरीका नंबर 3, जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स हैं वो इक्वल हो जाए। क्लियर। तो मैं जल्दी एक और वीडियो डालूंगा, उसमें मैं आपके साथ हीट कैपेसिटी डिस्कस करता हूँ। थैंक यू।